हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो हमने चैप्टर की शुरुआत की थी ऑलरेडी दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 4 फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। तो आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आपको याद दिला दूं कि हमने इसके पहले क्या क्या पढ़ा है। बेसिकली हमने देखा था कि किस प्रकार बहुत सारे ऐसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं जिन्होंने शुरुआत की थी फ्रीडम स्ट्रगल की 1857 के टाइम पे, और उन्होंने ये सोचा था किस प्रकार यार हम जो ये ब्रिटिश है, जो पावर इनका जो दबदबा है, इसको कैसे हम लोग हटाया जाए। तो उसके बहुत सारे परिणाम हुए, बहुत सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि किस प्रकार स्ट्रगल हुआ, उसके क्या कॉजेस हुए, कि किस प्रकार इकोनॉमिक कॉजेस कैसा हुआ, आउटबर्ट कैसा हुआ, ये सभी चीज हमने देखा। स्कोप क्या था स्ट्रगल का, ठीक है ना, फिर कैसे लीडरशिप, और ये सब चीज ऑलरेडी हमने इसके पहले के लेक्चर्स में ऑलरेडी स्टडी कर दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा इसके पहले के लेक्चर्स तो प्लीज जाके चेकआउट कर लेना, और प्लेलिस्ट को भी देख सकते हो क्योंकि वहां पे हर स्टैंडर्ड के हिसाब से हर सब्जेक्ट के वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है। तो प्लीज चेक इट आउट। एंड साथ ही में सपोर्ट अगर करना चाहते हो आप हमें, तो प्लीज हमारे 2 और चैनल है, जिसका नाम है JR टॉक्स करियर गाइडेंस के लिए और JR व्लॉग्स ब्लॉगिंग के लिए। तो प्लीज जाके विजिट कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने नहीं किया होगा तो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि क्या कॉसेस था, फेलियर हुआ, नॉर्मली क्या फेलियर हुआ। जैसे कि आप जानते हो कि ये जो स्ट्रगल शुरुआत की गई थी 1857 के टाइम, तो कहीं ना कहीं ये क्या था, एक फेलियर का सामना करना पड़ा था। तो वो क्या उसके कॉजेस थे वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, कॉजेस। अब क्या कॉजेस हो सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारे कॉजेस थे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जो स्ट्रगल था 1857 का, वो अनसक्सेसफुल इसलिए रहा क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे जो इसमें आ गए थे। तो सबसे पहला जो फैक्टर्स था जिसके वजह से ये जो फ्रीडम स्ट्रगल 1857 में जो शुरुआत की गई थी वो अनसक्सेसफुल रहा, उसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर था वो ये था कि जो स्ट्रगल था वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं था। अब कॉम्प्रिहेंसिव मतलब क्या था कि यार हर लोग जो है एक साथ मिलके नहीं आ रहे थे, और बहुत सारे लोग के मन में डर भी था। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात करूं कि जो स्ट्रगल था वो पूरे के पूरे ऑल ओवर इंडिया में साइमल्टेनियसली नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर रीजन में अगर आप शुरुआत करोगे, क्योंकि यार देश तो बहुत बड़ा है, अगर आपको आजादी लेना है, स्ट्रगल करना है इस पर्टिकुलर फ्रीडम के लिए, तो आपको एकजुट होना पड़ेगा। क्योंकि यार इंडिया छोटा तो है नहीं ना, एक मुंबई इतना तो छोटा है नहीं, एक महाराष्ट्र इतना छोटा है नहीं। अब देखा जाए तो आप जब पूरे इंडिया में साइमल्टेनियसली ऐसे मुहिम चलेंगे, फ्रीडम स्ट्रगल चलेंगे, तब जाके कहीं ना कहीं ये चीज होगा। तो एकता नहीं थी लोगों में, एंड धीरे धीरे जो नॉर्थ इंडिया था उसका जो इंटेंसिटी था वो कहीं ना कहीं कम था। देखा जाए तो सिर्फ नॉर्थ इंडिया में जो राजपूताना थे, पंजाब जो थे, और कुछ पार्ट जो बंगाल में थे ना, वो अकेले पड़ गए थे नॉर्मली, तो उनको कोई सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर पाया। इसके लिए धीरे धीरे ये जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसके ऊपर ब्रिटिश ने अपना एक तरीके से दबदबा बना लिया और इसको ऊपर ही बढ़ने नहीं दिया, और इस प्रकार ये जो फ्रीडम स्ट्रगल था वो कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल होके रह गया। ठीक है, तो ये पहला कॉज था। क्या था पहला कॉज? दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव नहीं था, ठीक है ना, एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो था वो था लैक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप। जैसे मैंने पहला क्या बोला कि कॉम्प्रिहेंसिव नहीं था, ठीक है ना, पहला क्या था कि कॉम्प्रिहेंसिव नहीं था, और दूसरा जो यहां पे कॉज जो होगा वो ये था लैक ऑफ लीडरशिप। ठीक है ना। अब लीडरशिप मतलब क्या होता है, आप सब जानते हैं कि कोई भी चीज की जब शुरुआत करनी है, या फिर कोई आंदोलन करना है, देश को चलाना है, या फिर कुछ भी करना है, तो आपको एक लीडर की आवश्यकता होती है, सेंट्रल लीडर की। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश को अब कौन चला रहा है, बीजेपी गवर्नमेंट, तो उसका लीडर कौन है, जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है, हमारे नरेंद्र मोदी जी है। ठीक है ना, तो वो सामने से फ्रंट में आके लीड करते हैं, कुछ भी बोलना होता है तो फ्रंट में आते हैं। वो ऐसा नहीं है कि हाँ ये तुम करो मैं नहीं करूंगा, ऐसा करेंगे तो वो गवर्नमेंट नहीं चल पाएगी। करेक्ट है। तो उसी प्रकार वो टाइम पे जब ये फ्रीडम स्ट्रगल की शुरुआत की गई थी, तो यहां पे कोई भी ऐसा लीडर नहीं था जो खुद सामने आके अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके और पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। ऐसा कोई नहीं था, एक प्रॉपरली एक तरीके से लीडर यहां पे नहीं था, जिसके वजह से क्या हो गया कि कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, यानी कि एकता नहीं थी लोगों में जो एकजुट रख पाए। तो इस प्रकार इसी वजह से ये जो फ्रीडम स्ट्रगल था कहीं ना कहीं इसका जो वर्चस्व था वो दब के रह गया। ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे कॉजेस हैं जो इस अनसक्सेसफुल फ्रीडम स्ट्रगल के पीछे थे। जैसे कि और अगर मैं बात करूं कि जो प्रिंसेस थे, जो मतलब एक तरीके से राजा जो होते हैं, राजा के जो बेटे होते हैं, जो प्रिंसेस होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं अकेले पड़ गए थे। तो जैसे कि आपको पता है बहुत सारे ऐसे कॉमन पीपल थे जिनके वजह से ब्रिटिश लोग के वजह से, ब्रिटिश रूल के वजह से इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था, बहुत गरीबी का सामना करना पड़ रहा था, अत्याचार का सामना करना पड़ रहा था। तो ऐसे बहुत सारे प्रिंसेस थे, वो भी इसी प्रकार टैक्स के वजह से एंड बहुत सारी चीजें की वजह से ब्रिटिश के खिलाफ नहीं जा पा रहे थे और ब्रिटिश से बहुत ज्यादा तंग आ चुके थे। लेकिन कुछ ऐसे थे जो ब्रिटिश के फेथफुल में थे, यानी कि एक तरीके से आप बोल सकते हो कि यार
कुछ तो ऐसे थे वो चाहते थे दिल से कि यार हम जो है ब्रिटिश को हरा दें और ब्रिटिश को इंडिया से निकाल के हम आज़ादी पा लें। लेकिन यार कुछ ऐसे बोलते हैं ना, घर में ही जब वो कौन सा तो एक डायलॉग है, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, मतलब घर घर का ही भेदी लंका ढा, ऐसा कुछ तो है ना, मेरे को याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, लेकिन आप समझ गए होंगे शायद अगर आप जानते होंगे तो। मतलब अगर कोई घर का ही इंसान आपके दुश्मन से मिला हुआ है तो आपको और कोई दुश्मन की जरूरत ही नहीं। यानी कि हमारे देश में भी ऐसे बहुत सारे प्रिंस थे, बहुत सारे ऐसे थे जो ब्रिटिश के साथ लॉयल थे, ब्रिटिश के साथ फेथफुल थे और वो ब्रिटिश के साथ मिले हुए थे। तो इसीलिए ये चीज आगे नहीं बढ़ पाई और कहीं ना कहीं जो है इसका नुकसान हमें झेलना पड़ा। ठीक है ना, तो यहां पे एक बोल सकते हो बहुत सारे प्रिंस थे जिसके वजह से इस प्रकार का प्रॉब्लम जो है वो देखना पड़ा। ठीक है, अब चौथा प्रॉब्लम में बताओ जो कॉज था, मतलब अगर हम बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की तो ऐसे चौथा जो तरीका था, कॉज था जिसके वजह से ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया, वो था दोस्तों मिलिट्री टैक्टिक्स नहीं था हमारे पास। यानी कि एक तरीके से बोल सकते हो कि हमारा जो मिलिट्री पावर था, ठीक है ना, मिलिट्री पावर था, मिलिट्री टैक्टिक्स बोल लो, ये बहुत ही कम था। क्योंकि अगर आपको ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई करनी है उस टाइम पे तो आपके पास एटलीस्ट आपके पास क्या होनी चाहिए, एक मिलिट्री पावर होनी चाहिए, ताकि अगर आप आमने सामने लड़ाई जब कर रहे हो, ठीक है ना। देखो हमने आज़ादी जो पाई वो हमने इस प्रकार मिलिट्री एक्शन से नहीं पाई, उसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी आप जानते होंगे। ये तो यार 1857 की स्ट्रगल की बात हो रही है, लेकिन 19 जब सेंचुरी आ गया, 1920 सेंचुरी आ गया, किस प्रकार हमारे जो बाकी के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस थे, महात्मा गांधी थे, ठीक है ना, तो इन्होंने किस प्रकार अपना योगदान दिया है, ठीक है ना। खून खराबा ज्यादा नहीं हुआ है दोस्तों, लेकिन योगदान जो था वो एक अलग टाइप का इंडिपेंडेंस था, वो बहुत सारी स्ट्रगल की है यहाँ पे। तो उस वजह से यार ब्रिटिश लोग को रियलाइज हुआ और उन्होंने इंडिया छोड़ा। लेकिन अगर इस जो मुहिम की बात करें तो वो टाइम पे जब मिलिट्री एक्शन की जरूरत थी तो वो टाइम पे इनके पास वो पावर नहीं था। तो बहुत सारे जो इंडियन सोल्जर्स थे वो ब्रेव तो थे, लेकिन उनके पास कोई टैक्टिक्स नहीं था, उनके पास कोई तरीका नहीं था किस प्रकार चीजों को मैनेज किया जाता है, किस प्रकार लड़ाइयां लड़ी जाती है, दिल्ली को कैसे कैप्चर किया जाता है, ये सभी चीज उनको नहीं पता था। और कहीं ना कहीं इस वजह से बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। और हमारे इंडियन सोल्जर्स होते हुए भी, ठीक है ना, जो ब्रिटिश आर्मी में थे, एंड बहुत सारी ऐसी चीजें होते हुए भी हम जो है ब्रिटिश को अगेंस्ट में नहीं कर पाए, ब्रिटिश के अगेंस्ट में नहीं जा पाए और उनको हरा नहीं पाए। तो ये सभी चीज, बहुत सारा चीजें देखा गया था, यानी कि लैक ऑफ मिलिट्री पावर भी हो गया। एंड दूसरा एक लास्ट में कॉज जो है इसका ये है कि यार इंटरनेशनल जो सिचुएशन था वो ब्रिटिश के फेवर में था। यानी कि यार हमारा इंडिया का कोई उतना ज्यादा वैल्यू नहीं करता था बाहर देश की। अगर हम बात करें, ब्रिटिश बहुत ज्यादा पावरफुल कंट्री था, दैट्स वाई जो बाकी के जो देश थे, बाकी के जो यूनियंस थे कंट्री में, वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश को सपोर्ट करते थे। तो इस वजह से भी यहां पे कॉसेस हुआ। यानी कि जो इंटरनेशनल जो लेवल होता है, ठीक है ना, इंटरनेशनल जो कंडीशन था वो भी क्या कर रहा था, ब्रिटिश को ही फेवर कर रहा था, ब्रिटिश को ही सपोर्ट कर रहा था। तो ऐसे बहुत सारे जो वॉर लड़ाइयां लड़ी गई, ठीक है ना, वो सब चीजें जो हमने देखा, तो ब्रिटिश जो थे वो कहीं ना कहीं पावरफुल थे, तो इसके लिए वो लड़ाइयां जीत जाते थे, बाकी कंट्रीज के ऊपर भी उनका दबदबा था। तो कहीं ना कहीं इसीलिए जो बाकी के जो रेस्ट ऑफ द कंट्रीज थे पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो ब्रिटिश को सपोर्ट करते थे, ना कि इंडिया को, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हम इनके खिलाफ कुछ जाएंगे तो हो सकता है ब्रिटिश हम पे भी आक्रमण कर दे और हो सकता है हमें भी नुकसान का सामना करना पड़े। तो इस वजह से जो लोग थे ब्रिटिश के, उनको सपोर्ट मिलता था बाहर के कंट्रीज के लोगों से भी, ठीक है ना। इसके लिए वो इंडिया को कभी यहां पे एक तरीके से वो लेवल का सपोर्ट और वो फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड नहीं हुआ, जिसके वजह से वो लड़ाइयां लड़ पाए। और इसीलिए ये जो स्ट्रगल था 1857 का, वो अनसक्सेसफुल रहा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक में अगर हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक में अगर हम जाएंगे तो जो कि था कॉन्सिक्वेंसेस। कॉसेस तो हमने पढ़ लिया, कॉसेस तो पढ़ लिया कि क्यों हुआ, क्या क्या कारण थे ये अनसक्सेसफुल होने का, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस क्या था, इसके क्या दुष्परिणाम थे, वो हम लोग देखेंगे। दैट इज कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस आया, ठीक है, जब ये हमारा जो स्ट्रगल था वो अनसक्सेसफुल रहा, जो फ्रीडम स्ट्रगल का क्या कॉन्सिक्वेंसेस आया, और इसके वजह से कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का खात्मा हुआ, एंड हुआ, ये सब चीज भी हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो इंडिया था उसमें ब्रिटिश जब आए थे शुरुआत में, तो वो एक ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ही आए थे। मतलब उनका जो ये था इंडिया के अंदर एंटर करने का जो तरीका था वो था कि हम ट्रेड करने आ रहे हैं, हम व्यापार करने आ रहे हैं, और ये सब चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है इसके पहले के चैप्टर्स में, आपको याद होगा। तो मतलब उनका तो कहना यही था। तो इस प्रकार उन्होंने क्या कर दिया, का पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश कर दिया हमारे इंडिया में और ट्रेड करने लगे। लेकिन ट्रेड करने के बहाने से वो पूरा का पूरा एक तरीके से गवर्नमेंट चलाने लगे और पूरा का पूरा कब्जा कर लिया हमारे इंडिया के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्रिटिश रूल था, ठीक है ना, जो स्ट्रगल था हमारा 1857 का, उसके हिसाब से बात करें तो जो ब्रिटिश का जो पार्लियामेंट था ना, वहां पे को एक प्रेशराइज किया गया कि किस प्रकार ये जो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना, उसको खत्म किया जाए, उसका जो रूल है उसको एंड किया जाए, और कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, उसको यहां पे एस्टैब्लिश किया जाए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को पास किया गया था लगभग 1858 में। ये बहुत ही अच्छी बात है। जैसे कि आप जानते हो कि यार ब्रिटिश कब तक
अपना राज चलाएगा। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश को यह था कि अब हम लोग ये इंडिया को ब्रिटिश नहीं बनाएंगे, ब्रिटिश कंट्री नहीं बनाएंगे, इंडिया को इंडिया ही रहने देंगे, लेकिन उसको अपने हिसाब से चलाएंगे। इस प्रकार का जो ब्रिटिश है उन्होंने मन में आ गया। तो उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी कि इंडिया का ही गवर्नमेंट रहेगा लेकिन ब्रिटिश चलाएंगे उसको। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? देखो मैं बात बोल रहा हूं, देश का नाम चेंज नहीं कर रहे वो लोग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहेगा, गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश नहीं रहेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहेगा, वो चलाएंगे। एंड ये जो चीज था 1858 में उन्होंने पास किया और उन्होंने गवर्नर जनरल भी असाइन किया। जैसे कि आप जानते हो कि कोई भी सरकार को चलाने के लिए कोई गवर्नर होना चाहिए, बाकी के मिनिस्टर्स होने चाहिए। तो मिनिस्टर्स वाला चीज तो नहीं था, लेकिन गवर्नर जनरल थे वो टाइम पे। ठीक है ना, तो उसको अपॉइंट किया गया था एज अ विक्ट्री जनरल। ठीक है, एंड लॉर्ड कैनिंग जो थे वो एक लास्ट गवर्नर थे। ठीक है, गवर्नर जनरल थे और पहले विसरॉय थे इंडिया के। एंड उन्होंने फिर एक तरीके से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है क्रिएट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट, जाकि वो जो इंडिया का जो भी एक्टिविटीज था उसको वो देख रेख सके। तो ये सब चीज जो है कॉन्सिक्वेंसेस इस पर्टिकुलर चीज में हुआ था। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये कॉजेस और कॉन्सिक्वेंसेस दो चीज आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इसके अलावा कॉन्सिक्वेंसेस में बात किया जाए तो और भी बहुत सारी चीजें। तो आपको पता है कि वो टाइम पे ना क्वीन जो थी, ठीक है ना, कौन थी क्वीन? रानी विक्टोरिया, नाम सुना ही होगा आपने। ठीक है, तो क्वीन जो थी, तो क्वीन का क्या कहना था वो सब चीज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, क्वींस प्रोक्लेमेशन। तो नॉर्मली बात करें कि जो क्वीन थी विक्टोरिया की, जो इंग्लैंड की जो रानी थी, रानी साहिबा हम लोग बोलते थे, मतलब वो टाइम पे लोग बोलते थे। ठीक है, तो उन्होंने एक डिक्लेरेशन किया था, एक तरीके से उन्होंने एक बात कही थी कि जो इंडिया है वो इंडिया के लोगों के लिए ही है, इंडिया के लोगों के लिए। हम भले ही वहां पे राज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इंडिया के लोग को बिना किसी जाति, बिना किसी धर्म, बिना किसी जेंडर, कास्ट, ये सब चीज़ के बिना ट्रीट किया जाएगा। क्योंकि पहले जब ब्रिटिश जब स्टार्टिंग में आए थे तो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा और जो भी रिलीजन, कास्ट, बर्थ प्लेस के हिसाब से जो भेदभाव होता है वो हम नहीं करेंगे और गवर्नमेंट सर्विस जो है वो भी प्रोवाइड की जाएगी इंडियंस लोगों को, लेकिन मेरिट पे की जाएगी। ठीक है ना, यानी कि क्वींस जो विक्टोरिया थी उन्होंने बोला कि आप भी हमारे सरकार में आ सकते हो, गवर्नमेंट जॉब पा सकते हो यहाँ पे, लेकिन आपको पहले मेरिट में आना पड़ेगा। यानी कि जैसे कि आप जानते हो कि पहले के जमाने में भी कुछ लोग थे हमारे इंडिया के भी, जो बाहर देश जाके, यानी यूएस में, माफ करना, यूके में, जो इनका जो कंट्री है, ठीक है ना, इंग्लैंड वगैरह में जाके पढ़ाई करके इंडिया वापस आते हैं और इनके ही अंडर में काम करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे, तब जाके हमने इंडिया वालों ने ये सब चीज़ें सीखा और ब्रिटिश के चीज़ों को अडाप्ट किया और हम जो आज सिस्टम जो फॉलो करते हैं बेसिकली, तो ये सब चीज़ें हमने ब्रिटिश से ही सीखी है ना। अगर हम बात करें तो हम लोग ये जो इंग्लिश में लिखते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं, ये हमारे इंडिया में किधर लैंग्वेज था? ठीक है ना, और आप बोलोगे कि सर ये ब्रिटिश का ही लैंग्वेज क्यों फॉलो कर रहे हो? तो यार ब्रिटिश ने ही पूरी दुनिया को जीता था ना यार, मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने राज किया था हर कंट्रीज पे जाके कहीं ना कहीं। इसीलिए ये जो ब्रिटिश का जो लैंग्वेज है इंग्लिश, ये एक ग्लोबल लैंग्वेज बन गया, यानी कि हर कंट्रीज में एक तरीके से बोला जाता है। ऐसा मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन एक इंटरनेशनल लेवल पर जब भी बात करना होता है तो इंग्लिश वर्ड ही यूज किया जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज ही यूज किया जाता है। ये आपको जानते होंगे, ये आप लोगों को भली बात ही पता होगा। ठीक है, तो ये जो चीजें थी गवर्नमेंट सर्विस वो मेरिट के हिसाब से लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। बहुत सारे जो रिलीजियस अफेयर्स है उसमें इंटरफेरेंस नहीं किया जाएगा एंड बहुत सारे ऑनर्स जो होंगे, यानी सम्मान जो होगा वो दिया जाएगा। इस प्रकार से बहुत सारे जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो इन्होंने क्वींस जो विक्टोरिया जो थी उन्होंने अपनी तरफ से एक तरीके से प्रोवाइड की बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ भी समझ में आ गया होगा, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा जो आर्मी था उनका, उनके अंदर भी चेंजेस आ गए। ठीक है ना, तो क्या चेंजेस आया? चेंजेस इन आर्मी, ये हम लोग देखेंगे। तो आर्मी में क्या चेंजेस आया? तो बेसिकली क्या हुआ कि जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे इनका प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा था हमारे इंडिया में, क्योंकि कहीं ना कहीं हर जो आर्मी में जो लोग थे वो ब्रिटिश के थे, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सिस्टम लाया गया कि हमारे इंडिया के लोग भी ब्रिटिश आर्मी में शामिल हो सकते हैं, जिनको भी अगर करना है और फौज में शामिल होना है तो वो भी हो सकते हैं। इस प्रकार से जो ऑफर है उनको दिया गया एंड बहुत सारे ऐसे आर्टिलरीज डिवीजन बनाए गए, बहुत सारे मिलिट्री के डिविजन्स बना गए अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर कास्ट एंड ये जो भी चीज़ को देख के वो ये सब चीज़ों को बनाया गया दोस्तों। क्लियर है? ताकि जो मिलिट्री पावर है या फिर जो बेस है उसको एक्सपांड किया जा सके। ठीक है, एंड एक चीज के लिए रोक भी लगाई गई थी कि यार इंडिया एक साथ इकट्ठा ना हो पाए, क्योंकि यार कहीं ना कहीं ब्रिटिश को यह डर था कि जब इंडियंस एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे और उनके हाथ में जब पावर आ जाएगी तो कहीं ना कहीं हमारे अगेंस्ट में जा सकते हैं। इसके लिए वो हमेशा सोचते थे कि इंडियंस को यूनाइट नहीं होने देना है, इकट्ठा नहीं होने देना है और ज़्यादा पावर इनके हाथ में नहीं देना है। तो इसीलिए बहुत सारे पॉलिसीज भी ब्रिटिश ने क्या किया, चेंज किया, बहुत सारे चेंज किया पॉलिसी में, चेंजेस इन पॉलिसी। तो उन्होंने बहुत सारा अपना पॉलिसी चेंज किया कि कैसे हम लोग इंडियंस को यूनाइट नहीं होने देंगे, किस प्रकार उनके जो रिलीजन्स हैं उनमें
हम लोग भेदभाव नहीं करेंगे, क्योंकि पहले के स्टार्टिंग में क्या होता था कि ब्रिटिश लोग जो क्या करते थे, अपने हिसाब से रूल चलाते थे। अगर इंडिया का कुछ रूल है तो वो बोलेंगे कि नहीं, हम हमारे हिसाब से करो। लेकिन ये ब्रिटिश लोग ने क्या चेंज किया अपने पॉलिसी को, कि अगर कोई भी जाति धर्म हो या फिर जो भी चीज़ के हिसाब से उनका जो भी परंपरा था, जो भी उनका रिलीजन था, उसके हिसाब से जो वो ट्रेडिशन को फॉलो करते थे, ब्रिटिश लोग उसको भेदभाव नहीं करेंगे, उसके बीच में नहीं पड़ेंगे, ऐसा ब्रिटिश वाले लोग ने बोला। और इंडियन जो सोसाइटी उसके हिसाब से जो करता है वो हम लोग देखेंगे। लेकिन एक ही चीज़ के लिए वो रोकते थे कि इंडियन सोसाइटी को वो यूनाइट नहीं होने देते थे, क्योंकि उनको एक डर था कि जब वो यूनाइट हो जाएंगे, लोग आपस में जब मिल जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश के ऊपर खतरा आ सकता है। तो ये चीज़ के ऊपर बस रोक लगाई थी, बाकी जो चीज़ें जो थी जो रिलीजन्स के हिसाब से वो सब चीज़ें हो रही थी। क्लियर है? तो कहीं ना कहीं उनका यही था, डिवाइड एंड रूल। ये तो आपको जानते ही होंगे, ब्रिटिश का एक ही पहले से ही रहा है, डिवाइड करो और रूल करो, यानी कि इंडियंस को इकट्ठा नहीं होने देना। और सबसे बड़ी गलती हमारे इंडियंस की यही थी कि हम इकट्ठा कभी हो ही नहीं पाए। और आज भी कहीं ना कहीं, आज भी हम लोग कहीं ना कहीं जाति धर्म और बहुत सारे चीज़ के लिए आज भी उतना ही लड़ते हैं जितना पहले लड़ते थे। तो आज भी यही है दोस्तों, भले ही आज हम किसी के गुलाम नहीं है, भले ही किसी के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आज भी हम लड़ाई लड़ते हैं। तो अगर ये चीज़ को साइड में रख के, जो जाति धर्म ये सब चीज़ को अगर साइड में रख दे और एक इंसान जैसा मिलजुल के रहे और आपस में एक दूसरे को आगे बढ़ाए, मेरिट के हिसाब से काम करें, तो यार हमारा देश ना बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा। और ये यूके यूएस क्या है यार, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा ये सभी देश को पीछे छोड़ते हुए। लेकिन यार हमारे ये इंडियंस के अंदर ये चीज़ आया नहीं, शायद धीरे धीरे आएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि हम तो टीचर्स हैं, हम तो सिर्फ बोल सकते हैं, जो भी सिलेबस का पार्ट होता है वो बोल सकते हैं, लेकिन बेसिकली जो करना है वो हम इंडियंस के हाथ में ही है और सबको मिलजुल के करना है। तो बस यही था दोस्तों हमारा इस चैप्टर में, और जो आगे की चीज़ें रहेंगी जैसे रहेगी वो सब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स में धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा टॉपिक्स खत्म होते हैं, आज के लेक्चर भी समाप्त होता है, और साथ ही में हमारा ये जो चैप्टर बहुत दिनों से चल रहा था, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857, ये यहाँ पे समाप्त होता है। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि ये पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपको ये वीडियो एंड ये चैप्टर कैसा लगा है, प्लीज हमें कॉमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स? तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।